बगल से एक अजीब सी आवाज आई। ये मिस्टर शर्मा के छोटे भाई राज शर्मा की आवाज थी, जो सोफे पर बैठे थे। मिस्टर शर्मा ने उन्हें एक ठंडी नजर से देखा। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। आप तो उसे दिल से नफरत करते हैं। एक बार आपने कहा था कि आपकी इच्छा है कि आप उसे अपने हाथों से मार सके। तो अब ये सब क्या है? तुम कभी समझ नहीं पाओगे, उसने एक ठंडा सा जवाब दिया। सोफे पर मौजूद आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। वो बोलता है, मुझे अब ये मत बोलना कि तुम उस घटिया लड़की के प्यार में पड़ गए हो। मैं ये कभी नहीं मानूंगा। राज, बॉस ने अपने छोटे भाई की ओर ठंडी निगाहों से देखा। अगर उसके पास लोगों को चुप कराने की शक्ति होती तो वो अपने भाई को सबसे पहले करता। हाँ भाई, राज उसके छोटे भाई ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उसकी आंखें शातिर थीं। अगर वो मर चुकी है तो उसकी लाश ढूंढो। मिस्टर शर्मा ने आदेश दिया। मुझे मिल गई। फिर राज वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शर्मा का चेहरा काला पड़ जाता है। अगले 1 सेकंड में और गहरा हो जाता है। यहां तक कि अगर वो मरी नहीं तो मैं चाहूंगा कि वो मर जाए और उसकी लाश को अपने बड़े भाई के पास लेकर आऊंगा। उसने दांत पीस लिए और खुद से वादा किया। बॉस शर्मा ने फिर से तस्वीरों को देखा। वो उन्हें अलग करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों उस लड़की की तरफ जा रहा था, जबकि वो उस लड़की से बहुत नफरत करता। जब से वो उससे मिला था, वो अभी भी उससे नफरत करता था। उसके लिए उसकी नफरत ने सभी सीमाओं को पार कर दिया था। लेकिन वो अपने दिमाग से उसके निराश चेहरे को दूर नहीं कर सका। उसकी आखिरी याद, उसके दिल में दर्द उठा। क्यों? उसके सिर में दर्द होने लगा था। वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। हालांकि वो उससे नफरत करता था, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि वो मर जाए। उसे जवाब मिला। वास्तव में वो तो उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बनाना चाहता था। वो उसकी खुशियों को खत्म करना चाहता था। वो उसके सपने को, उसकी आजादी को, उसकी मुस्कान को, हर चीज को नष्ट करना चाहता था। उसके आंसू उसे खुशी और शांति देते थे। फिर वो उससे पहले क्यों मर गई? हर बार जब वो अपने सपनों में उसका खून से भरा चेहरा देखता तो वो बेचैन हो जाता। उसे लगता था कि उसने उसके उन सभी बुरे कर्मों के लिए माफ कर दिया जो उसने किए थे। जब भी वो अपनी पत्नी का चेहरा देखता है तो वो और भी बेचैन हो जाता है। जिस लड़की से वो नफरत करता था, उसे सजा देने के लिए उसकी पत्नी से शादी की। तो अब फिर वो इस पर पछतावा क्यों कर रहा था? जब उसने अपने 2 साल के बेटे को देखा तो उसका चेहरा दर्द से भर क्यों गया? उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार अपने बेटे को कब गोद में उठाया था। उसका बेटा एक गलती था। उसकी शादी भी एक गलती थी। शायद उसके प्रति उसकी घृणा भी एक गलती थी। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो उससे नफरत करता था और यही सच्चाई थी। प्लीज मुझे बताओ, तुम कहां हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। उसने सोचा कि अगर वो होती थी तो उसका दर्द दूर हो जाता। मिस्टर शर्मा सोचने लगे कि उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार कब देखा था। करीब 9 महीने पहले वो अपने परिवार के साथ इटली गया था। उसका बेटा तब 1 साल का था। वो चाहता था कि उसकी फैमिली साथ आए, लेकिन उसकी वाइफ ने उसकी छोटी बहन को साथ ले चलने के लिए जोर दिया। वो मना नहीं कर सका। इसके अलावा उसने सोचा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है अगर वह उसे अपने परिवार के साथ खुश देखे। ये देखकर उसे और ज्यादा दर्द होगा। अपना डिनर करने के बाद वे नाइट सिटी कहे जाने वाले शहर मिलान में टहलने गए। जब वो टहल रहे थे तब उसने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था और वाइफ का सिर उसके कंधे पर था। उनका बच्चा उनकी बाहों में सो रहा था। उसकी पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी उसे इस तरह का प्यार नहीं दिखाया था, और वह लड़की उनके पीछे थी। जब वो लोग सैर कर रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने उन्हें रोक दिया। उनकी एक झलक देखते ही उसे समझ में आ गया कि वो लोग किसी गैंग के हैं। वो धीमी आवाज में उनसे पूछता है, तुम लोग क्या चाहते हो? तब बदमाशों में से एक ने जवाब दिया, तुम्हारे पीछे जो औरत है, हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सुन,
चुपचाप हमारे साथ आ जा, किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचेगी। उसने सोचा, ओह तो ये इनका लीडर है। उसे उस लड़की को दुखी करना पसंद था, लेकिन वह उसे उन गुंडों के हवाले नहीं कर सकता था। वो जानता था कि वो लोग कैसे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं। उसका भाई यूरोपियन अंडरवर्ल्ड का राजा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, वो उसकी ढाल बनके सामने खड़ा हो गया। वो कहीं नहीं जाएगी, उसने गुस्से में जवाब दिया। गुंडे ने हंसते हुए कहा, अच्छा अगर हम उसे ले जाते हैं तो तू क्या कर लेगा? तू क्या कर ही सकता है? गुंडे ने उसका मजाक उड़ाया और उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। पीछे हट जाओ। जब वे बात कर रहे थे तो पुलिस की एक कार वहां आ गई। गुंडे उनके परिवार का हिस्सा बनके खड़े हो गए ताकि पुलिस उन्हें देख पहचान ना सके। एक पुलिस अधिकारी कार से बाहर निकला। पुलिस ऑफिसर रॉय ने उनसे कहा, बहुत देर हो गई है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुंडों का लीडर हंसते हुए ऑफिसर को देखता है और सोचता है कि साला ये ऑफिसर ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पे क्यों आ गया। फिर ऑफिसर रॉय ने उनसे पूछा, आप सब लोग यहाँ एक साथ हो, क्या कोई परेशानी है? ऑफिसर, क्या हम एंजॉय भी नहीं कर सकते? जब वे लोग बात कर रहे थे, लड़की ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसकी ओर उदासी से देखा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो पहले से ही उसके अचानक बदले हुए व्यवहार से परिचित थी। उसने उसे बिना किसी आवाज के पीछे जाने का इशारा किया। धीरे धीरे उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। जैसे जैसे वे पीछे हटते गए और लगभग थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि ऑफिसर रॉय ने बड़े आराम से कहा, वैसे तुम्हारा शिकार तुम्हारे हाथों से निकल रहा है दोस्तों। फिर उसने सिगरेट जलाई और अपनी कार के पास झुक गया। जल्दी ही गुंडों ने उन्हें पीछे मुड़कर देखा। डैम इट! मिस्टर शर्मा कुछ सोचते हुए चिल्लाए, भागो! वो सब भागने लगे। ऑफिसर रॉय ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। गुंडों ने इसका इशारा समझ लिया और उनके पीछे भागने लगे। अरे वो देखो, वो भाग रहे हैं! और लीडर ने अपनी बंदूक निकाली। लीडर ने एक अच्छा निशाना लगाया था और उसने उस आदमी को निशाना बनाया, लेकिन जिस महिला को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे, वो उस आदमी को बचाने के लिए खुद गोली के सामने आ गई। लीडर ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए उसे ठोकर मारते देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे गोली लगी थी। बॉस ने कहा था कि उसे किसी भी कीमत पर हमारे पास ले आओ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मरा हुआ या जिंदा लाना है, उसने बेरहमी से कहा। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चा अचानक जाग गया और रोने लगा। ओ नहीं, वो नहीं जानता था कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। उसके कुछ भी कहने से पहले पीछे से लड़की आई और बच्चे को ले गई। जैसे ही लड़की ने बच्चे को उठाया, उसके बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उसे शांति महसूस हुई। मेरी बहन को संभालो, उसने शांति से कहा, हालांकि उसे खुद सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस हालत में भी उसे शांत देखकर वो हैरान था। उसने अपनी वाइफ को देखा और नाराज हो गया। वो अपनी वाइफ से कहता है, गुस्सा मत दिलाओ, ये बेहोश होने का समय नहीं है। हालांकि वो नाराज था कि ये लड़की यहाँ थी, इसलिए वो उसके सामने अपनी वाइफ पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी वाइफ को सावधानी से संभाला और वे दोनों दौड़ने लगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में राजीव अपने लिविंग रूम में बैठा शराब पी रहा था। वो याद कर रहा था कि 9 महीने पहले क्या हुआ था। फिर अपनी भाभी के खून से भरी हुई बॉडी को याद करके वो कांपने लगा। उसे अपने बड़े भाई का घबराया हुआ चेहरा आज भी याद है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तब से उन्होंने महसूस किया कि ये लड़की उसके भाई के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके बड़े भाई को नींद नहीं आई। उसने कुछ नहीं खाया, बस एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके साथ में रहा। राजीव उस दिन के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। अगर उसने अपनी टीम को ठीक से हैंडल किया होता तो ये सोचते हुए उसने गहरी सांस भरी। उस गहरी सांस के साथ क्या छुपा रहे हो? एक तेज आवाज उसे सुनाई दी। धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखते हुए राजीव ठीक से बैठ गया। बड़े भैया, दर्द से भरी उसकी आवाज सुनकर अजय की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। ये बच्चे जैसी आवाज में क्यों बोल रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम अब एक बड़े आदमी हो। अजय ने अपने भाई को चिढ़ाया।
वो अपने छोटे भाई के पास बैठ गया, फिर उसके सर को थपथपाया। अब अपने आप को दोष मत दो, उसकी मेमोरी अच्छे के लिए चली गई है। उसकी ये बात सुनकर राजीव थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे चाहते हैं? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अजय को एक पॉइंट मिला। जरूर बोलिए, क्या हेल्प चाहिए? राजीव ने तुरंत जवाब दिया। प्रिया को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो कौन है, अजय ने एक गहरे लहजे में कहा। ठीक है, इसलिए हमें उसकी लाइफ से रिलेटेड बातों को खत्म करने की जरूरत है, जो मैंने पहले से ही कर दिया है। जैसा कि उसे बताने के लिए झूठी कहानी बताई थी, मैं इसे भी संभाल लूंगा। मुझे पता है कि उसे क्या बताना है। अजय ने उसे रोका। राजीव ने अपने भाई को देखा। तो वो क्या है जो आपको उससे झूठ बोलने के लिए रोक रहा है? वो आप हैं जो उससे झूठ बोलने वाले हैं। फिर अजय ने अपनी योजना का खुलासा किया। क्या? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसकी नजरों में आप एक अच्छे आदमी रहोगे और मैं बुरा आदमी बनूंगा। अगर किसी दिन वह किसी को ब्लेम करेगी तो वो मैं हूं। वो कभी नहीं सोचेगी कि वो आदमी जो अपनी लाइफ से ज्यादा उसकी परवाह करता है, वास्तव में उसकी लाइफ से रिलेटेड सभी बातों को खत्म करने का प्लान उसी ने बनाया है। राजीव की बातों ने अजय के दिमाग को बुरी तरह हिला दिया। मैं सच में उसे अभी सब कुछ बताना चाहता हूँ, उसने सोचा। अगर उसे कोई और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। राजीव को उसके बड़े भाई ने सख्त लहजे में वार्न किया। ओह, ये आप क्या कह रहे हो बड़े भाई? राजीव अपने शब्दों में ही फंस गया। तुम्हारा चेहरा ये सब कह रहा है, तुम्हारी आंखें सच में चिल्ला रही हैं। मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगा, बस इंतजार करो और देखो। अजय की आंखों में एक मुस्कान आ गई। अजय ने अपने सिर को खुजाया, जैसा कि उसके बड़े भाई से उम्मीद थी। वो उसे हैरान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। डोंट वरी, मैं उसे वही बताऊंगा जो आप चाहते हैं कि उसे पता चले। राजीव ने वाइन का ग्लास नीचे रखते हुए कहा। मैं कल ऑफिस जाऊंगा, अब सब कुछ आपके हाथों में है। इसे पूरा करने पर सोचना। राजीव ने अपने भाई को इंश्योर किया। अजय के चले जाने के बाद राजीव बेड पर चला गया। पूरे 9 महीने के बाद बड़े भाई अपने ऑफिस जा रहे हैं। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। शायद अब हालत ठीक हो जाए, उसने ये सोचा, और इसके साथ ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह अजय ऑफिस जाने से पहले प्रिया को देखने गया था। बेशक वो राजीव को उससे मिलवाना चाहता था ताकि ये राजीव के लिए आसान हो जाए। प्रिया को खाना एंजॉय करते हुए देखकर उसके दिल को आराम मिला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया दरवाजे की तरफ ही उस हैंडसम आदमी को देख रही थी। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन दरवाजे पर उसे देखकर खुशी महसूस हुई। प्रिया ने अजय को देखकर बहुत ही प्यारी स्माइल दी। गुड मॉर्निंग अज्जू। राजीव ने जब प्रिया के मुंह से अपने बड़े भाई का स्पेशल निकनेम चिल्लाते हुए सुना तो उसकी आवाज उसके गले में ही बंद हो गई, क्योंकि राजीव का बड़ा भाई उस जगह पर एक खूंखार डॉन के रूप में जाना जाता था। दिन की तरह साफ अजय के एक्सप्रेशन भी राजीव की तरह ही थे। वो अजय के पीछे छुपा हुआ था, जिसने उसे थोड़ी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसे इग्नोर कर दिया। अजय कमरे में एंटर हुआ और उसकी नजरें प्रिया की चमकदार मुस्कान पर रुक गईं। उसने धीरे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग टू यू टू। फिर उसने उसके ब्रेकफास्ट पर नजर डाली। उसका खाना बहुत ही सिंपल था। वहाँ 2 बॉयल एग, टोस्ट, बटर, मिठाइयाँ और जूस था। क्या ये आपकी पसंद का खाना है? प्रिया ने खुशी खुशी सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, मेरा फेवरेट, स्पेशली मिठाई। मीना आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं उन्हें इतने टेस्टी खाने के लिए थैंक्स भी नहीं बोल सकती। अजय को प्रिया की केयर फ्री एटीट्यूड को देखकर अच्छा लगा। मीना आंटी बहुत ही ध्यान रखने वाली लेडी हैं। अब वो 62 साल की हो गई थी। मीना आंटी ने अजय और उसके भाइयों की बचपन से ही देखभाल की है। बचपन में सबसे छोटा करण तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उसे मीना आंटी के हाथ का बना खाना नहीं मिलता था। वे सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। जब अजय इटली में अपने फैमिली हाउस से यहाँ आए तो वो अपने साथ पुराने कुक को भी यहाँ ले आए। यही वो कारण था कि वो और राजीव हर रात घर आते हैं, उनके हाथ के बने हुए खाने का स्वाद लेने के लिए, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। लगता है कोई और भी मीना आंटी के खाने का दीवाना हो गया है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। अचानक उसके अट्रैक्टिव और सुंदर चेहरे का रंग उड़ गया। क्या होगा अगर प्रिया को मीना आंटी के हाथ का बना खाना मुझसे ज्यादा पसंद आता है तो? ये सोचकर उसे टेंशन होने लगी।
इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, प्रिया ने उससे पूछा, क्या तुम कहीं जा रहे हो? काम करने के लिए। उसने खुद को बेवजह की फालतू बातें सोचने से रोकते हुए उसे जवाब दिया। उसके बाद उसे याद आया कि वो यहाँ रूम में क्यों आया था। मैं तुमको अपने दूसरे भाई राजीव से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने भाई का नाम बताया, राजीव रूम में एंटर हुआ। हेलो सिस्टर, मैं राजीव हूँ, इस घर का दूसरा युवा मास्टर, आपकी सेवा में। उसने अपना सर झुकाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो एक राजकुमार की तरह लग रहा था। एक और हैंडसम और हॉट आदमी को देखकर उसने सोचा, क्या मैंने अपनी पिछली लाइफ में कोई अच्छा काम किया था जो इस लाइफ में मेरे पास सिर्फ हैंडसम हंस आ रहे हैं? मैं प्रिया, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। उसने अपना सिर झुका लिया। अगर तुमको कुछ पूछना है तो तुम राजीव से कुछ भी पूछ सकती हो। मैं आज रात में घर आऊंगा, अजय ने कहा और अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसके गर्म हाथ ने उसके दिल को गर्म और सेफ फील कराया। उसकी बड़ी आंखों से वो उसे देखते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, मैं तब तक आपका वेट करूंगी। अजय कुछ सोच पाने की स्थिति में नहीं था। उसका दिल उसके अंदर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपना हाथ उसके सर से हटा लिया और मुड़कर जाने लगा। अब मैं चलता हूँ, उसने जल्दी से कहा। उसके कान लाल हो रहे थे। हद है, वे पूरी तरह से मुझे अनदेखा कर रहे हैं, राजीव ने नाराज होते हुए सोचा। फिर उसकी नजर अपने बड़े भाई के लाल होते कानों पर गई। उसकी आंखों में नाराजगी थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, सिस्टर प्रिया, आप अपने अज्जू को दिन अच्छा जाने के लिए विश क्यों नहीं करती? आज का दिन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिया ने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। उसने उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, गुड लक अज्जू। जैसे ही वो खुशी से चिल्लाई, लगभग पूरा घर उसकी आवाज सुन सकता था। उसकी गुड विशेस सुनकर उसे अच्छे दिन की उम्मीद थी। वो एक मैरिड मैन की तरह फील कर रहा था। उसका मूड हल्का हो गया। रोड पर वो खुद के दाहिने हाथ को देख रहा था। उसके सिर को छूने के बाद उसका हाथ मानो प्यार की आग में जलने लगा हो। जब वो अपने हाथ को देख रहा था तो उसके ड्राइवर को उसे ऐसा करते देख ड्राइविंग करते हुए पसीना आ रहा था, क्योंकि खुद के पीछे वो खून की गंध की जगह फूलों को सूंघ रहा था। मानो गोलियों की आवाजों की जगह उसके कड़ में प्यार के परिंदे चहक रहे हो। वो इस स्थिति में पहले कभी नहीं गया। अपने मालिक को देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला कोई लड़का हो जो पहली बार किसी लड़की के प्यार में हुआ था। वो मुश्किल से अपना ध्यान ड्राइविंग पर लगा पा रहा था। प्लीज कोई मेरे बॉस को पहले जैसा कर दो, ड्राइवर मन ही मन रोते हुए प्रे कर रहा था। अजय को बाय कहने के बाद राजीव प्रिया के सामने बैठ गया। आज आप कैसी हैं? राजीव ने पूछा। बहुत अच्छी, प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। मैं एक अननोन पर्सन से बहुत जल्दी फ्रैंक नहीं हो सकती। वैसे उन्होंने मुझे बचाया है, फिर भी मुझे उनके इंटेंशंस पता करना जरूरी है। फिर राजीव ने उसकी सोच पर हंसते हुए कहा, आप अभी भी अपनी फीलिंग्स को दिखाने से इनकार कर रही हैं। इस तरह से आप लंबे समय तक यहाँ कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगी अगर आप हम पर ही डाउट करेंगी। कम ऑन, हम ही हैं जिन्होंने आपको मौत से बचाया है। ये देखें। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ाए। उसके साथ कुछ फोटोज भी अटैच हैं जब वो उन गुंडों से भाग रही थी। वो असली फोटोज थी, पर उस डॉक्यूमेंट में उसकी बहन, उसके पति और उसके बच्चे का कोई सबूत नहीं था। फोटोज को खोजने में बहुत समय और कड़ी मेहनत लगी। मैं तो हार मानने वाला था। राजीव ने आसानी से झूठ बोला। इस परिवार में राजीव सबसे टैलेंटेड एक्टर है। अपनी छोटी उम्र में वो अपने छोटे भाई करण के साथ इटली के एक लोकल थिएटर में एक्टिंग करता था। उन दोनों को एक्टिंग करना दिल से अच्छा लगता था। एक बार एक ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ जिसमें दोनों ने ऑडिशन दिया था। हालांकि राजीव को बिना किसी प्रैक्टिस के मौका मिला और करण को सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह अपने बड़े भाई से 1 मार्क पीछे था, भले ही उसने बहुत प्रैक्टिस की हो। करण बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन उसने ये शो नहीं किया। हालांकि अजय और राजीव सब कुछ समझ गए। आखिर वो लोग उसके भाई थे। राजीव ने ड्रामा से अपना नाम वापस ले लिया और अपने छोटे भाई को मौका दिया। करण उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। वो उस ड्रामा से बहुत फेमस हुआ और उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा।
दूसरी ओर उस ड्रामा क्लब से बाहर निकलने के बाद राजीव ने एक्टिंग छोड़ दी। ड्रामा जीतने और प्राइज मिलने के बाद करण अपने घर इटली वापस आ गया। जब वो आया तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे बड़े भाई को गले लगाया। राजीव अपने छोटे भाई के इस तरह अचानक आने पर काफी सरप्राइज था और वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था जब उसके भाई करण ने उसे गले से लगाया, क्योंकि करण ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि करण हमेशा से शाय रहा है। राजीव को रियलाइज नहीं हुआ कि उसने सांस लेना भी बंद कर दिया है। गले लगने के बाद करण ने उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया और कहा, अगर आपने सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो मुझे दुनिया को अपनी एबिलिटी दिखाने का मौका कभी नहीं मिलता और दुनिया कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। आप शुरू से ही इस ट्रॉफी को डिजर्व करते हैं, इसलिए मेरी फर्स्ट अचीवमेंट आपके लिए है। राजीव अब भी वहीं खड़ा था। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पाया कि करण को कैसे पता चला, क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे ड्रामा में रोल मिला था। फिर उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि अजय के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। राजीव को सब समझ आ गया था, तो ये सब बड़े भाई का काम है। लाइफ में पहली बार राजीव रोया। उसके आंसू खुशी के आंसू थे और वो उन्हें रोक नहीं सका। उसका दिल प्यार और आभार से भर गया। उसने अपने छोटे भाई को गले लगाया और उसे चिल्लाते हुए डांटा, इडियट। करण फिर जोर से दिल से हंसा। राजीव ने उसे अपनी ब्लेसिंग्स दी और करण ने और भी हार्ड वर्क करने का वादा किया। अब तक करण ने अपने बड़े भाई से किया अपना वादा निभाया और एक इंटरनेशनल एक्टर बन गया। वो अब एक हीरा था इटली का, गौरव था फ्रांस का और इंडिया का नेशनल हस्बैंड बन चुका था। उसने अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग की थी। प्रिया ने फोटोज को चेक करना शुरू किया। उन्हें देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? उसने डर के पूछा। बिल्कुल, उन्होंने आपका पीछा किया और आपको 3 बार गोली मारी। उन्होंने आपके सिर पर भी चोट पहुंचाई और अब आप उनकी वजह से अपनी मेमोरी खो चुकी हैं। उसने बहुत सीरियसली कहा, जिसने प्रिया को और कमजोर बना दिया। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? वो हकला के बोली। काश मैं आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जिसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। राजीव ने दुख के साथ कहा। क्या प्रॉब्लम थी? प्रिया ने सतर्क स्वर में पूछा। मुझे लगा कि अगर मैंने आपकी इंफॉर्मेशन निकाल ली तो मैं उस कारण का पता लगा सकूंगा कि वो लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे। लेकिन वो एक पल के लिए रुक गया और फिर बोला, ऐसा लगता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन को दुनिया के हर डेटाबेस से मिटा दिया गया है। इस बात का एक भी एविडेंस नहीं है कि कभी कोई आपके जैसी प्रिया नाम की लड़की थी। मिटा दिया? प्रिया का सर घूम रहा था। वो सोचने लगी थी कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, ऐसा कहकर उसने अपने सर पर अपने हाथ रख दिए। शायद ये सुनकर उसका सर और दर्द करने लगा। फिर राजीव ने प्रिया से कहा, मैं सच में चाहता हूँ कि मुझे आपके बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली। राजीव की आंखों में आंसू देखकर प्रिया का दिल पिघल गया। उसने दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन कुछ भी यूजफुल नहीं था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अलर्ट रहें। वहाँ के लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सोच सकती हैं कि अगर वे आपको ढूंढ लें तो क्या होगा? उसकी एक्टिंग में कोई गलतियां नहीं थी। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए खुद को बचाने के लिए। प्रिया, प्लीज आप इसकी चिंता ना करें। मेरे बड़े भाई ने आपको अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। हम आपको हमारे परिवार के रूप में देखते हैं। प्लीज हमें छोड़े नहीं। फिर वो थोड़ा सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और मेरी कोई बहन नहीं है। मैं हमेशा से एक बहन चाहता था जिसे मैं लाड प्यार करूं और वो मुझे प्यार करे, मेरे साथ खेले, मेरे साथ घूमे, मुझे खुद के स्कूल ले जाए, मुझे एक बड़े की तरह डांटे, मेरे लिए खाना बनाना, मेरे लिए घर पर इंतजार करना, मेरे साथ खाना खाना। और ठीक है मैं समझती हूँ, तो प्लीज मुझसे वादा करो कि मेरी मेमोरी वापस आने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। जरूर। उसने बात को खत्म किया पर वो अंदर ही अंदर शैतान सा मुस्कुराया। हालांकि आप अपने नाम से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए मैंने आपको हमारे परिवार का नाम बड़े भाई अजय की परमिशन से दिया है। हालांकि आप अपने नाम से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको हमारे परिवार का नाम बड़े भाई अजय की परमिशन से दिया है। उसने बोलना जारी रखा। आपके परिवार का नाम? प्रिया ने पूछा। हाँ, अब से आपका नाम अंजलि है। वो मुस्कुराया। क्या आप लोग मुझे अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या? नहीं। ऐसा बोल के वो कुछ सोचने लगा। क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने उसे देखा, पूछा और उसे एक गिलास पानी दिया। उसने ग्लास लिया और पानी पिया और ध्यान नहीं दिया कि उसे पहले प्रिया ने पिया था। वो ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि क्या होगा अगर वो बड़े भाई को अपना भाई कहती है। अज्जू भैया, मेरा भाई तो सदमे से ही मर जाएगा। वो डर गया था। वास्तव में बहन, नहीं, मेरा मतलब हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अगर कुछ भी हो तो प्लीज मुझे बताने में हेजिटेट ना हो। उसकी आंखों में राजीव एक प्यारा सा भाई बन गया था। उसका कोई मतलब नहीं था और वास्तव में उसके बारे में सच्चाई को खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। यहाँ तक कि एक अजनबी की सुरक्षा के लिए अपने परिवार का नाम भी दे दिया गया था। ये अच्छा ही होगा कि वह भी उनके लिए कुछ कर सके। प्रिया को अपने शेल से बाहर आते देख राजीव ने अपना आखिरी जाल बिछाया। मेरे दादा बीमार पड़ गए हैं। वो उदास लग रहा था। ओ डियर, क्या वो ठीक हो जाएंगे? उसने सहानुभूति से पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई होप नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई होप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दादाजी के पास 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। उसकी आंखों से लगभग आंसू बह गए। सॉरी दादाजी, प्लीज मुझ पर गुस्सा ना होना। ये आपके फ्यूचर ग्रेट ग्रैंडसन के लिए, इसलिए प्लीज आप इसके साथ डील करें। ओ, प्रिया उदास हो गई थी। अब वो मेरे बड़े भाई पर शादी करने का प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन उसके दिल में कोई नहीं है। हम नहीं जानते कि उसके लिए एक प्रॉपर लड़की कहाँ से मिलेगी। वो बहुत दुखी दिख रहा था। आप सबको सिर्फ एक लड़की की तलाश है जिस पर आप बिलीव करते हैं। वेट, अचानक वो बोलते हुए रुक गई। यस सिस्टर अंजलि, आप बिल्कुल सही हैं। उसकी आंखें चमक उठी। मैंने कहा रुको। वो घबरा गई। प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो। शाम को अजय जल्दी ही आ गया था। उसका हेड कुक ये सोच रहा था कि अब उसे काम पर गए 9 महीने हो गए थे। हेड कुक श्याम सिंह अपने मालिक को देखकर झुक गया। वो कहाँ है? चारों ओर देखते हुए और प्रिया को नहीं देखकर उसने अपने बूढ़े कुक से सवाल किया। मिस प्रिया आराम कर रही हैं और कहा कि रात के खाने तक उन्हें फोन ना करें। उसने पूरे दिन क्या किया? अजय ने उसे कुछ दस्तावेज दिए। वो राजीव सर के साथ हवेली के आसपास घूम रही थी। श्याम सिंह ने उन दस्तावेजों को लिया जो अजय के हाथ में थे और जवाब देते समय उन्हें फिर से ऑर्गेनाइज कर दिया। अजय ने सिर हिलाया और कहा, राजीव को 15 मिनट के भीतर मेरे स्टडी रूम में आने के लिए कहो और ये डॉक्यूमेंट्स उसे दे दो। श्याम सिंह को ऑर्डर देने के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में गया। 15 मिनट के बाद वो अपने स्टडी में गया और राजीव को सोफे पर लेटा पाया जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था जो सिंह ने उसे दिए थे। अजय ने उसे परेशान नहीं किया और उसे अपना पूरा काम करने दिया। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपना कंप्यूटर चालू कर काम करने लगा। 10 मिनट बाद राजीव ने बैठे बैठे अजय को घूरना शुरू कर दिया। क्या हुआ? उसके लगातार घूरने से अजय ने उससे पूछा।
होगा क्या? तुम अंजलि के बारे में एक्साइटेड नहीं हो? अजय ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना बंद कर दिया और अपने छोटे भाई को देखा। वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, उसे डिसरिस्पेक्ट मत दो। उसने बड़े शब्द पर जोर दिया था। उनके अलावा किसी दूसरे ने प्रिया को इतने अपनेपन से नहीं बुलाया था, इसलिए उसे थोड़ी जेलसी हुई। राजीव ने कहा, ओह, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। फिर उन्होंने उसे आज की घटना के बारे में बताया कि उसने और अंजलि ने क्या बात की और उन्होंने क्या किया। राजीव ने भाई से अंत में उदास होकर कहा, मुझे माफ करना भाई, मैं सफल नहीं हुआ। अजय ने कुछ और नहीं किया। अंदर ही अंदर उसने एक बार फिर अपने दूसरे छोटे भाई के काम पर गर्व महसूस किया और वो अपने भाई की टैक्टिक से खुश था। वास्तव में उसने ये सोचा कि प्रिया परेशान हो जाएगी और वो सही था। न केवल वो उसको नहीं जानती थी और उसने ये भी सोचा था कि उसके पास कुछ अनजान दुश्मन थे। शायद वो उनको मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी क्योंकि वे उसे बचाने वालों में से थे, इसलिए वो उसे बचाना चाह रही थी। वो पहले से ही परिणाम जानता था। जब उसने ये योजना बनाई थी वो जानता था कि वो खुद अपनी कब्र खोद लेगा। उसने अपने अंदर झांका, लेकिन उसके पास तब तक एक मौका था जब वो उसके पति की एक्टिंग करता है। वो राजीव के जाल में फंस गई थी। अब जब उसने उन पर भरोसा किया तो उसे इसका अच्छा उपयोग करना था। उसके दादाजी कहते थे, लोहे पर तभी प्रहार करो जब वो गर्म हो। 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, मैं ऑफिस संभाल लूंगा। राजीव अपनी कड़ी मेहनत के लिए इनाम का हकदार था। इस बात का राजीव पर पहला प्रभाव ये पड़ा कि वो जहां खड़ा था उसके पैर वहीं जम गए थे। फिर वो चिल्लाया, हुर्रे! फिर खुश होकर डांस करते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। आखिरकार उसे अपना बैग पैक करना था। 8:30 बजे कुक श्याम ने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। सर, रात का खाना तैयार है, उसने दरवाजे से कहा। क्या अंजलि जाग गई? अजय ने काम करने के दौरान पूछा। नहीं सर, मैं आपसे पूछने के बाद उनको कॉल करने जाने वाला हूँ, श्याम ने धीरे से कहा। उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। आप इसके बजाय राजीव से पूछें और एक नौकर को उसकी मदद के लिए भेज दें। अजय ने आदेश दिया और कंप्यूटर को बंद कर दिया। मैं देख रहा हूँ राजीव सर कहीं जा रहे हैं। अगर वो काम के लिए जा रहा था तो कल के लिए श्याम को उसके खाने और कार को तैयार करने की जरूरत थी। हाँ, एक छुट्टी पर, अजय ने छोटा सा जवाब दिया। कुक दंग रह गया। उसे याद नहीं कब आखिरी बार दूसरे मालिक ने छुट्टी ली थी। हो सकता है कि उन्होंने मिस अंजलि को हवेली दिखाते हुए आज कुछ अच्छे काम किए हों। यही वो पहली चीज थी जो कुक के दिमाग में आई थी। फिर तो मैं राजीव सर को बुलाने जाऊंगा। वो झुक गया और बिना आवाज किए निकल गया। दूसरे मालिक जरूर बहुत खुश होंगे। कुक के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी। कुक ने तीनों बच्चों को अपने हाथों से बड़ा किया है। जल्द ही अजय प्रिया के कमरे में आ गया। उसके कमरे के सामने कुछ देर खड़े रहकर उसने आराम से दस्तक दी। जब उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। हालांकि सूरज डूब गया था, लेकिन आसमान में अभी भी रोशनी थी और खिड़कियां और बालकनी का दरवाजा खुला था और पतली रोशनी कमरे में भर गई थी। हल्की हल्की हवा से पर्दे उड़ रहे थे और अजय ने उसे बिस्तर पर चुपचाप सोते हुए देखा। बिना कोई आवाज के वो उसकी तरफ गया और उसे एक नजर देखा। उसने देखा कि उसका नाजुक शरीर आधा ढका हुआ था। वो उसके बगल में पलंग पर बैठा और उसकी ओर वैसे ही देखा जैसे वो झपकी ले रही थी, बेफिक्री और प्यार से। फिर उसकी नजरें उसके रसीले होठों पर टिकी थी। उन रसीले होठों ने उसे ऐसे इनवाइट किया कि उसका दिल फटने को आ गया। उसके मन में अचानक उसके होठों को पकड़ने की ललक उठी। धीरे धीरे वो अपना चेहरा उसके करीब ले गया और अब भी उसकी ओर देख रहा था। उनके चेहरे लगभग छू रहे थे। तभी अचानक प्रिया ने अपनी आंखें फेर ली। उसकी आंखों को हिलता हुआ देखकर अजय सीधे बैठ गया और उसने अपने तूफानी दिल को शांत किया और उसे प्यार से बोला, अंजलि उठो, डिनर तैयार है। उसकी गहरी आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई ली और फिर मुस्कुराकर बोली, आप आ गए। सबसे पहले उसकी मुस्कान, फिर उसकी मीठी आवाज में कहना, आप आ गए,
जैसे एक सुंदर पत्नी की तरह अपने पति के बारे में पूछना। ये देख अजय का दिल खुश हो गया। उस वक्त वो उसे गले लगाना चाहता था और उसे किस करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और मुस्कुराया। हाँ, मैं घर आ गया हूँ, जाओ फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं वहां इंतजार करूंगा। वो खड़ा हो गया और जितनी जल्दी हो सके दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। मौके पर ही अजय जम गया। उसका हाथ जोर से धड़कने लगा जहां उसने छुआ था। देखो, मैं यहाँ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपने दांत पीस लिए। इससे पहले कि हम नीचे जाएं और डिनर करें, मैं कुछ साफ करना चाहती हूँ, अंजलि ने सीधा कहा। इससे पहले कि हम नीचे जाएं और डिनर करें, कुछ ऐसा है जिसे मैं क्लियर बताना चाहती हूँ, उसने सीधी बात कही। धीरे धीरे अजय ने अपने हाथ की ओर देखा जहां प्रिया ने उसे छुआ था, और फिर उसके चेहरे की ओर देखा। जैसे ही उसने उसकी आंखों को देखा, उसने देखा कि उसकी आंखें कितनी साफ थी, जैसे पहली बार जब उसने कई साल पहले उसे कंपटीशन में देखा था। अपने दिल को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से पूछा, आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? क्या आप प्लीज मेरे पास बैठ सकते हैं? ऊपर देखना हार्ड है। आई एम सॉरी, पर आपकी हाइट कुछ ज्यादा ही है, उसने शिकायत की। अजय थोड़ा मुस्कुराया, फिर बिस्तर पर उसके पास बैठ गया। क्या शादी के बारे में ये आपका आइडिया था? जो राज भाई ने पूछा। हालांकि राजीव ने उसे राज कहने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये नहीं किया। अजय को अज्जू कहते समय उसे सही लगा, लेकिन जब उसने राजीव को राज कहने की कल्पना की तो उसे ये सही नहीं लगा। इसलिए अजय के सामने उसने भाई राजीव को राज भाई कहा, राज की बजाय। बेशक नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जल्दबाजी के रिश्तों की उम्र कम होती है और मैं ये नहीं चाहता। ये वैसे भी तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए, क्या तुम्हें नहीं लगता? वो उससे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसे मना कर देगा, क्योंकि वो भी उससे शादी करना चाहता था। प्रिया ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन आपके बारे में आप भी मुझे नहीं जानते। आप मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे या मुझसे शादी क्यों करेंगे? मैं तो फिर भी आपके पैसे के लिए आपसे शादी कर सकती हूँ। थोड़ी देर के लिए अजय ने उसकी आंखों में देखा। लिसन, मैं रियली तुमसे शादी करने के लिए मर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरा पैसा चाहिए? ठीक है। अजय ने बिस्तर के पास स्विच को देखा। वो खड़ा हो गया और उसके बिस्तर के पास चला गया। फिर उसने स्विच को अपने हाथ में लिया और बटन को दबा दिया। 10 सेकंड के भीतर श्याम रूम में आया। सर, मैम। श्याम काफी हैरान था। वो सोचने लगा, क्या इन्हें डिनर के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए? प्रिया भी उलझन में दिखी। अजय ने श्याम की तरफ देखा और फिर मुंह खोला और कहा, कीज। ये सुन श्याम हैरान हो गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया और अजय को पूरे घर की चाबियां एक एक करके सौंप दी। अजय ने उन चाबियों को ले लिया और चुपचाप उन्हें प्रिया के हाथों में दे दिया। फिर उसने उसकी ओर देखा। अभी से पूरा हाउस होल्ड तुम्हारी देखभाल में होगा। प्रिया की बोलती बंद हो गई थी और श्याम की भी। प्रिया पलक झपकते ही बिस्तर से छलांग लगाकर बोली, क्या तुम पागल हो? मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और हम दोनों को नहीं पता कि मैं कौन हूं, और तुम मुझे पूरी हवेली की चाबी दे रहे हो? वो वास्तव में चिल्लाई। अजय ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और इसमें कंपनी की चाबियां भी हैं, पासवर्ड के साथ बैंक वॉलेट भी है, जिन पर तुम्हारी पूरी एक्सेस है। उसे अचानक लगा कि उसके हाथ भारी लग रहे हैं। वास्तव में भारी। वह उसे लाइन पर नहीं ला सकती थी, इसलिए उसने श्याम को देखा। क्या तुम मुझे चाबी सौंपने के बाद भी सो सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम सबको लूट लूंगी? फिर श्याम ने कहा, जब तक सर आप पर भरोसा करते हैं, मैं इस घर में पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा मिस प्रिया। प्रिया को कहने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ठीक, वो उसके सिर के अंदर चिल्लाई। उसने अजय को देखा। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 6 महीने का समय दो, प्रिया ने ऐलान किया। अजय दंग रह गया। श्याम ने पलक झपकाई। वे दोनों हैरान हो गए। अजय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस लड़की ने सुबह ही राजीव को नहीं कहा था। किस कारण से उसने अपना फैसला बदला? ना ही उसका पैसा था, ना ही उसकी संपत्ति थी।
यहाँ तक कि अगर वह खुद कहेगी तो भी वह उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो फिर क्या? भूल जाओ उसे। वो उससे शादी करना चाहती थी, यही जरूरी था। हमें उसके लिए शादी की ड्रेस तैयार करनी है, गेस्ट की लिस्ट। वेल, श्याम इसका ख्याल रखेगा। शादी के केक के लिए ये प्रिया का सबसे पसंदीदा जर्मन चॉकलेट केक होना चाहिए, और हमें मेरे दादाजी और पेरेंट्स से मिलने के लिए इटली में फैमिली हाउस जाना होगा। प्रिया ने उसके सामने हाथ हिला के चाबियां दिखाई और कहा, हेलो, कोई घर पर है? तब अजय अपने ख्याल से बाहर आया। उसने उसकी तरफ देखा। फिर अचानक अजय को कुछ एहसास हुआ और गुस्से से देखने लगा। 1 मिनट रुको, उसने 6 महीने बाद कहा। 6 महीने के बारे में क्या? उसने गुस्सा होकर पूछा। अभी क्यों नहीं? मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, मेरे आसपास के लोगों को जानना चाहती हूँ, शहर में घूमना चाहती हूँ, मैं खुद को बेहतर जानना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे आदमी के लिए प्यार महसूस करती हूँ तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी एक ऐसा बंधन है जिससे आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। और फिर मैं आपकी काइंडनेस के लिए हमें। अजय अंदर ही अंदर भुनभुनाया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रही थी। इसलिए उसने कहा, तुम्हें किसी से भी प्यार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी चीज के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। प्रिया की आंखें खुशी से चमक गईं। चलो डिनर पर जाते हैं, हम खाने के दौरान बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने लगे, वह श्याम को चाबी देना नहीं भूली। ओह, फाइनली मेरे दिल को शांति मिली। उसने राहत महसूस की। अजय और प्रिया को डाइनिंग रूम में आते हुए देख राजीव ने शिकायत की, आप दोनों ने कितनी देर कर दी, मैं यहाँ भूखा हूँ। ये पूरी गलती प्रिया की थी, इसलिए उसने जल्दी से माफी मांगी। मुझे माफ करना राज। प्रिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस बार राजीव ने उसे मुझे राज कहकर बुलाना नहीं कहा। अजय ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हम एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। ये कहते हुए वह कुर्सी पर बैठ गया और एक मेड ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। जब उसकी वाइफ मांग रही थी तो वो चुप नहीं रह सकता था। ये उससे भी ज्यादा बुरा था जितना उसने सोचा था। राजीव ने कहा, अपनी बातें बंद करो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट फूल गया हो। फिर उसने उन दोनों को देखा और अपने स्प्रिंग रोल्स खाने लगा। हमने 6 महीने बाद शादी करने का फैसला किया। जैसे ही अजय ने अपनी बात कही, वैसे ही हाफ स्प्रिंग रोल राजीव के मुंह से प्लेट में गिरा। राजीव की आंखें बाहर आने वाली थी और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सांस लेना भूल गया। उसने अपने मुंह के अंदर खाना चबाना शुरू कर दिया। फिर उसने गुस्से से प्रिया को देखा। सुबह ही तो उसने नहीं कहा था, शायद इसके पीछे कुछ कारण होगा। क्या भाई ने उसे हाँ कहने को कहा था? हालांकि वास्तव में वो उसे जबरदस्ती हासिल करना चाहता था। क्या वो स्लो रिलेशनशिप में नहीं है? और जब वो उसके साथ होता तो वो अपना सारा पेशेंस खो देता है। लेकिन बड़े भाई, आपको इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप थोड़ा पेशेंस रखो, ये गलत है। राजीव ने प्रिया से पूछा, क्या आप पहले रजिस्ट्रेशन चाहती हैं या शादी? रजिस्ट्रेशन। मैं जल्द से जल्द एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और खाली नहीं बैठना चाहती। प्रिया ने खाना खाते हुए आगे कहा, ये बहुत ही टेस्टी है। मैं आपका एडमिशन एक कॉलेज में कराऊंगा जहां आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर पाओ। तब अजय ने देखा कि वो बैठी थी और उसके लगभग खाली राइस के बाउल को देखकर उसने उसे कुछ राइस सर्व किए। बड़े भाई, मेरा क्या? कृपया अपनी बातें बंद करिए, मैं इसे और नहीं सह सकता। राजीव रोया, सिर्फ आंसू की कमी थी। क्यों कंप्यूटर साइंस? ये बोरिंग है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए। प्रिया ने शिकायत की। अजय और राजीव ने अचानक खाना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। राजीव ने पूछा, आप कंप्यूटर साइंस से नफरत करती हैं? उसे विश्वास नहीं हुआ। हाँ, ये बोरिंग है। प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम अपनी पसंद के बारे में श्योर हो? इस बार अजय ने कंफर्म करने के लिए पूछा, जो उसने अभी सुना था। जी बिल्कुल। प्रिया का जवाब सुनने के बाद अजय और राजीव एक दूसरे को देखते हैं। क्या उसकी पसंद बदल गई उसके सिर की चोट के बाद? दोनों भाई एक ही बात सोच रहे थे। प्रिया, आपका फेवरेट डिश क्या है? राजीव ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या उसकी पसंद सच में बदली है या नहीं। स्वीट एंड सोर पोर्क और चिकन नूडल्स। प्रिया ने खुशी से जवाब दिया। फेवरेट कलर? बेबी पिंक और लेवेंडर। फेवरेट टाइम पास एक्टिविटीज?
ड्राइंग, मुझे ड्राइंग पसंद है, और आर्चरी, मुझे गार्डनिंग भी बहुत पसंद है। राज, आप ये सब अचानक क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा कोई रीजन नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपको क्या पसंद है। हम आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं बदला देखकर राजीव सच में कंफ्यूजन में था, और अजय भी। वो अपने डिपार्टमेंट में टॉप स्टूडेंट थी। फिर तुम क्या पढ़ना चाहती हो? इस बार अजय ने पूछा। विजुअल आर्ट्स। जवाब देते हुए प्रिया की आंखें चमक उठी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अजय ने कंफर्म करना चाहा कि क्या उसने सही सुना है। आपने विजुअल आर्ट्स कहा? हाँ, मैं उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भाइयों ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, और अजय ने उसे वादा किया कि उसे यूपीएमसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया जाएगा और वो वहां स्टडी कर पाएगी। डिनर के बाद अजय ने उसे घर के सभी नौकरों से मिलवाया। हर किसी के नाम को याद रखना आसान नहीं था, क्योंकि हेड बटलर श्याम और कुक आशा के साथ 20 मेड्स और हेल्पर्स थे। अजय ने प्रिया के लिए 2 नौकरानियों को रखा, और वे जूलिया और सपना थे। वे दोनों बहुत फ्रेंडली थी, और प्रिया को वो पहली नजर में पसंद आ गई। इससे पहले कि राजीव सोने जाता, वो प्रिया को कहता है कि वह बेसब्री से उसे अपनी भाभी बुलाने का इंतजार करेगा। उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो स्विट्जरलैंड से उसके लिए एक गिफ्ट खरीद कर लाएगा। हालांकि उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसका बड़ा भाई फिर उसे कॉलर से खींचकर ले गया। प्रिया मुस्कुराई और उन दोनों को गुड नाइट बोला। उस रात उसने एक बहुत सुंदर सपना देखा, जिसमें वह फिर से एक छोटी लड़की थी और फूलों के गार्डन में खेल रही थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ थी और वे एक साथ हंस रहे थे। सूरज चमक रहा था और उसकी छोटी दुनिया एकदम खुशहाल थी। जब वो सुबह उठी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। जागने के बाद भी वह अभी भी रो रही थी और वो शॉक में थी। वो सपने से नहीं उठना चाहती थी, लेकिन उसका दिल संतुष्ट था। उसे कोमा से उठते हुए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन आज पहली बार वो शांति महसूस कर रही थी। राजीव प्राइवेट प्लेन से सुबह जल्दी निकल गया। अजय ने अपने असिस्टेंट प्रेम को प्रिया को अपनी पत्नी के रूप में अपने परिवार में रजिस्टर कराने को कहा। प्रेम हैरान नहीं दिखा और अंदर ही अंदर उसे अपने बॉस के लिए सुकून और खुशी महसूस हुई, क्योंकि हर बार वो अजय के ऑर्डर से प्रिया पर नजर रखता था। उसने अपने बॉस को दर्द में देखा था और उसे एक यही टेंशन थी कि अगर प्रिया को अपना पास्ट याद आ जाए तो क्या होगा। तो प्रेम ने अपने बॉस से पूछा, बॉस, अगर मिस प्रिया को अपना पास्ट याद आ गया तो? अजय लिविंग रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और प्रिया के नीचे आने और साथ में नाश्ता करने के लिए इंतजार कर रहा था। अपने असिस्टेंट को कमरे में आते हुए देख वह गुस्सा हो गया और फिर प्रेम को देखा और सीरियस होते कहा, क्या तुम अपने बॉस की पावर पर भरोसा नहीं करते? प्रेम के पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। जब प्रिया नीचे आई तो बटलर सिंह ने उसे मिस जिंदल कह के बुलाया। ये अजय की फैमिली का सरनेम था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अजय उसकी हरकत देखकर थोड़ा मुस्कुराया और वे एक साथ डाइनिंग रूम में गए। अजय का ऑफिस जाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए प्रेम को सब कुछ संभालना पड़ा। समय समय पर उसने अपने बॉस को काम के बारे में बताया और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजे। इससे पहले कि वे डॉक्यूमेंट्स को देखते, अजय ने यूपीएमसी यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के डीन को बुलाया और उसने उन्हें जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जिंदल मेंशन में आने के लिए कहा। अजय ने बटलर सिंह को अंजलि के लिए पेंटिंग और ड्राइंग बुक्स लंच से पहले खरीदने का ऑर्डर दिया और फिर जब वो अपने स्टडी रूम में जा रहे थे तो उसने अंजलि को वेजिटेबल गार्डन में देखा। 1 घंटे के अंदर डीन मिस्टर राकेश अग्रवाल जिंदल मेंशन में आए। सीईओ अजय के साथ लंच करना बहुत सौभाग्य की बात थी। वो सोच रहे थे कि उनकी यूनिवर्सिटी में कौन एडमिशन लेगा, और वो भी आर्ट्स फैकल्टी में। राकेश अग्रवाल अजय से बात कर रहे थे और जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अंजलि भी कमरे में आई। इतनी सुंदर लड़की को देखकर राकेश को हैरानी हुई। अजय ने अंजलि को अपनी फ्यूचर वाइफ के रूप में पेश किया। अंजलि, जिसने खुद को अभी भी एक वाइफ बनने के लिए रेडी नहीं किया था, खुद को राकेश से इंट्रोड्यूस किया। राकेश ये समझ गया कि फ्यूचर मैडम अंजलि को उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। वो बहुत एक्साइटेड हुआ
और अगले 30 मिनट के अंदर अंजलि यूपीएमसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बन गई। राकेश अग्रवाल ने पूछा, मैडम जिंदल, आप घर में रहना चाहती हैं या हॉस्टल में? अगर आप चाहें तो हम अपने बेहतरीन हॉस्टल में से एक में आपके लिए बेहतरीन रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। जिस तरह राकेश ने पूछा था उसे वैसे ही अंजलि ने कहा, प्लीज आप मुझे मैडम जिंदल मत कहो, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानते हैं तो अंजलि ठीक है। यस मैडम अंजलि। राकेश ने सिर हिलाया। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह समझ आ गया कि अज्जू की पावर बहुत है इस शहर में। फिर उसने अजय को देखा जो उसके पास बैठा था। उसने उससे पूछा, क्या मैं एक हॉस्टल में रह सकती हूँ? बोलो बोलो। अजय ने उसकी खुशी भरी आंखें देखी और उसे पछतावा हुआ। वो उन आंखों को झेल ना सका। उसने उसके होंठों को देखा। वो थोड़ी देर उसके होंठों को देखता ही रहा। उस पल में वो पूरा खो गया था। उसने उसके लिए सब कुछ किया, उसके पास्ट को खत्म कर दिया, उसे एक फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया और उसे एक ऑप्शन दिया, अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चुने। और वो उससे दूर जाना चाहती थी। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे बांधने के लिए क्या किया। अंत में उसकी मासूम आंखों को देखकर उसे हार माननी पड़ी। अजय ने अंजलि के बालों को प्यार से सहलाया और प्यार भरी आवाज में कहा, जैसा तुम चाहो। 3 शब्दों के साथ उसने बस वही कहा जो वो कहना नहीं चाहता था, और इससे अंजलि का दिल खुश हो गया। अंजलि की प्यारी सी स्माइल देखकर उसके सारे पछतावे खिड़की से उड़ गए और हवा में गायब हो गए। उसके सामने का रोमांस देखते हुए राकेश जिंदल मेंशन की मूर्ति बन गया। उसे लगा जैसे उसे टॉर्चर करने के लिए यहाँ लाया गया था। ये उसके जैसे 40 साल के आदमी के लिए बहुत ज्यादा था। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो वास्तव में उसे तब गले लगाना चाहती थी। तब अंजलि ने राकेश को देखा और कहा, सर अगर पॉसिबल हो तो मैं हॉस्टल में रहना चाहूंगी। हाँ, मैं दूसरी लड़कियों के साथ रहना पसंद करूंगी। राकेश अग्रवाल ने सामने खड़े अजय को देखा। ये ऐसा था जैसे वो बिग बॉस की परमिशन मांग रहा था। जैसे ही अजय ने हल्के से सिर हिलाया, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मैडम जिंदल, कल तक सब कुछ हो जाएगा। इस पर अंजलि ने कहा, फिर से मैडम जिंदल? ठीक है, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगले वीक वहाँ जाना चाहूंगी, और ये अच्छा होगा कि कोई जिंदल परिवार के साथ मेरा रिलेशन ना जानता हो। वो वैसे भी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आना चाहती थी। उसकी बात को सुनते हुए अजय भड़क गया। ऐसा नहीं था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे एक कीड़े की तरह समझ रही है और उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि अजय ऐसा नहीं करना चाहता था। वो थोड़ा उदास हो गया और उसका चेहरा लटक गया। उसको इस तरह से देखकर राकेश को किंग अजय के लिए थोड़ा बुरा लगा। यहाँ तक कि अजय जैसा डॉन भी अपने लवर के सामने कमजोर हो जाता है, उसने मन से सोचा। लेकिन एक लंबी लाइफ जीने के लिए उसने अपने अंदर ये बात छुपा ली। अगर वो कहता तो अजय उसे वहीं मार डालता। अब राकेश को बॉस अजय और मैडम अंजलि की बातें परेशान कर रही थी, लेकिन उसे बटलर श्याम ने बचा लिया, जिसने दरवाजा खटखटाया और रूम में आया। सर, मैडम, मिस्टर अग्रवाल, लंच सर्व किया जा रहा है। श्याम, मिस्टर अग्रवाल को बाहर तक छोड़ के आओ, हम जल्दी वहां पहुंचेंगे, अजय ने धीरे से कहा। जैसे ही राकेश उठने वाला था, अंजलि ने उसे रोक दिया। जैसा कि मिस्टर अग्रवाल, मैंने पहले ही कहा था कि आप मुझे मैडम जिंदल ना कहें, क्योंकि ये टाइटल अजय की माँ का है। आप मुझे मिस अंजलि कह सकते हैं। अगर ये आपके लिए बहुत हार्ड है तो आप मुझे मिस जिंदल कह सकते हैं, उसने उसे समझाते हुए कहा। मैं समझता हूँ मिस जिंदल, राकेश ने हकला कर बोला और फिर हेड बटलर के पीछे चला गया। जब अंजलि और राजीव पूरी हवेली में टहल रहे थे तो राजीव ने उन्हें अपने परिवार की तस्वीरें दिखाई जो दीवारों पर लटकी हुई थी। तस्वीरों में एक बड़े परिवार के साथ उनके बचपन की तस्वीरें थी और वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे। हालांकि तस्वीरों में वे सभी कैजुअल कपड़ों और खुश चेहरों में थे। उनमें से हर कोई बहुत रिच और क्लासी लग रहा था। उनमें शाही परिवार की स्टाइल थी। अजय और अंजलि को स्टडी रूम में छोड़कर सब वहां से चले गए। क्या तुम सच में हॉस्टल जाना चाहती हो? अजय ने परेशान होते पूछा। लेकिन वो क्रूएल लड़की ये समझ ही नहीं पाई कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी के लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। क्या ये लड़की कोई दया नहीं दिखा सकती?
अजय के दिल में खून बह रहा था। उसने दोबारा सोचा, क्या ब्रेन डैमेज के कारण उसका आईक्यू कम हो गया है? अजय ने धीरे धीरे उसके बंधे हुए बालों में अपनी उंगलियां चलाई। उसकी आंखों में उदासी दिखाई दे रही थी। फिर उस लड़की की नजर अजय पर पड़ी और अंजलि को अपना अजीब बिहेवियर समझ आया। उसने अपना एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दिया। ऐसा तो नहीं लगता कि आपको फीवर या कुछ और है? वो परेशान दिख रही थी। उसने फिर पूछा, क्या आप बीमार हैं? अजय ने खुद से कहा, ये सिर्फ मेरा टेम्परेचर ले रही है। सबसे पहले उसके इस तरह करने से अजय को अपनी जगह पर ही रोक दिया। वो ऐसा क्यों कर रही है? ये समझने के बाद उसने जोर से सांस ली और फिर जोर से गले लगा लिया। अगर उनके भाई राजीव और करण को ये देखने को मिलता कि उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा। जैसे अजय को अंजलि को गले लगाकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने फूलों को गले से लगा रखा है। दूसरी ओर अंजलि जड़ हो गई थी। समय उसके आसपास रुक गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि जब उसे गले लगाया गया तो उसे क्या करना चाहिए। पहली बात जिसने उसके दिमाग को पकड़ा था वो थी अजय की बॉडी की खुशबू। उसकी बॉडी का फ्रेग्रेंस अंजलि को पागल बना रहा था। उसे अचानक अपने दिल का एहसास हुआ जो तेजी से धड़क रहा था। जब उसने खुद को शांत करने की कोशिश की तो उसे एक और बात पता चली। हालांकि वो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जैसे ही अजय ने उसे कसकर गले लगाया तो अंजलि को उसकी मस्कुलर बॉडी महसूस हुई। गॉड हेल्प मी। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। अंजलि को तब भी पता नहीं चला कि वो अजय की शर्ट से चिपकी हुई थी और वो अपनी शादी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई। लकीली मुझे एक हैंडसम फियांसे मिला है जिसके पास एक मेंशन है और बहुत सारे पैसे हैं। मुझे उसे 6 महीने का इंतजार करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्या होगा जब वो किसी और लड़की से प्यार करने लग जाएगा? मुझे थोड़ी जल्दबाजी करनी चाहिए थी।